हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल टर्बो स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग लाइव टेस्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, और ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी एक्यूरेसी है, कितने क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आज हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट लाइव आ जाइए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और आप हम क्वेश्चन आपसे यहाँ पे देंगे और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए क्या होने वाला है इसमें। ओके, ठीक है, मैं ही बताता हूँ। इसमें देखिए क्या दिया है कि गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जा रहा है तो उसकी संवेग में क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें समझना है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो के इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर हमारी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इसको संवेग के रूप में कैसे लिखेंगे, तो के इक्वल टू हाफ, यहाँ पे एम वी इंटू वी कर लीजिए, ठीक है। अब एम वी इक्वल टू हमारा होता है पी, मतलब संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर हमारा होता है संवेग। तो के इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन टू इंटू वी, ठीक है। ऐसे हो जाएगा यहाँ पे पी अपॉन टू इंटू वी। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट बन रहा है वो बन रहा है के इक्वल टू के प्रोपोर्शनल पी बाई टू, ठीक, डायरेक्ट ऐसे हो जा रहा है। मतलब अगर यहाँ से जो हमारा रिलेशन बन के आया के प्रोपोर्शनल पी बाई टू, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि के प्रोपोर्शनल पी बाई टू, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बन के आया। अब कनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम यहाँ से 4 गुना कर रहे हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे 4 गुना कर रहे हैं तो जो हमारा 4 से गुणा इसमें होंगे के से, तो ये हमारा जब 4 से गुणा इसमें होगा पी से संवेग में, तो पी बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 4 के अपन बराबर हो जाएगा किसके, 2 पी के, ठीक है। तो जब भी आप कनेटिक एनर्जी को 4 गुना कर देंगे तो उसका संवेग कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संवेग कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करिए आप लोग जल्दी से कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, क्या होगा। जूल होगा, न्यूटन इंटू मीटर होगा, मेगावाट होगा या किलोवाट घंटा होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो आपका होगा मेगावाट, ठीक है। क्योंकि वाट जो होता है आपका पावर का यूनिट होता है, ना कि ऊर्जा का यानी एनर्जी का, ठीक है। तो एनर्जी का जो जूल है, जूल भी एनर्जी का ही मात्रक है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर वर्क यानी जूल, ये भी नहीं होगा। किलोवाट घंटा ये भी आपकी एनर्जी का ही मात्रक है, तो इन तीनों में से नहीं होगा। लेकिन मेगावाट जो है आपका ये पावर का मात्रक होता है, इसलिए ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेगावाट। अगला क्वेश्चन है कि किसी इंजन की सामर्थ्य एक अश्व शक्ति है, उसका तात्पर्य क्या है। एक अश्व शक्ति मतलब एक हॉर्स पावर, ठीक है। एचपी शॉर्टकट में भी लिखते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है, तो आपका ऑप्शन है कि भाई इंजन 746 न्यूटन बल डालता है, या फिर इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकंड है, या फिर इंजन द्वारा कुल किया जाने वाला कार्य 746 जूल है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होने वाला है इसमें। बिल्कुल सही कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 746 जूल प्रति सेकेंड इसका किए जाने वाला कार्य है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पावर का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी, यानी वर्क, वर्क बटा समय, मतलब काम बटा समय आपका बराबर होता है किसके, पावर यानी जूल के। पावर की यूनिट यहाँ पे हो जाएगी कितनी, वाट। तो एक हॉर्स पावर आपका बराबर होता है 746, ठीक है, 746 जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 746 बी जूल प्रति सेकेंड, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल का त्वरण, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि एक ऐसी खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाती है तो इसका त्वरण क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए इसमें, इसका त्वरण क्या होगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट का सवाल ही है भाई, इसमें थोड़ा सा माइंड लॉजिक लगाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें दिया है जब एक मोटरसाइकिल थी तो उस समय उसका त्वरण यानी अल्फा या फिर ए से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो उस वक्त क्या था, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। ये कब है, जब एक मोटरसाइकिल अपने खुद का वेट लेके चल रही है, ठीक है। अभी सेम उसी वेट की वेट मोटरसाइकिल उसके एक पीछे और बात दी जा रही है, ठीक है। अब मतलब वेट कितना हो गया, उसका दुगना हो गया, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। जब वेट दुगना हो गया तो एक्सेलरेशन आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा मतलब 8 बटा
2, तो कितना हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकेंड तक लगाया जाता है तो बल का आवेग क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, कमान। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे ये समझना है आवेग निकाला कैसे जाता है। ठीक है, आवेग यानी इम्पल्स बराबर हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, इम्पल्स बराबर आपका फार्मूला होता है बल गुणा समय, मतलब फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, आवेग बराबर बल गुणा समय। तो यहाँ पे आपको सिंपल से दे ही रखा है कि भाई जो बल दिया है वो कितना है आपका 100 न्यूटन। ठीक है, और समय आपको दिया है 0.4 सेकेंड। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 40। ठीक है, फोर्स का मात्रा आपका क्या होता है न्यूटन, इंटू टाइम का मात्रा होता है सेकेंड, तो 40 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 न्यूटन इंटू सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या होता है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलती हुई वस्तु का एक चक्कर लगाने के पश्चात औसत वेग क्या होगा? तो जल्दी से बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? चाल के बराबर होगा, या चाल का आधा होगा, या चाल का दुगना होगा, या शून्य होगा? क्या होना चाहिए इसमें? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, जब यूनिफॉर्म चाल से चल रही है दैट मीन्स कि उसका चाल शून्य के बराबर ही होगा। ठीक है, तो औसत वेग कितना होगा? शून्य होगा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न राशियों में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए आंसर आपका। सदिश राशि आपको पता होना चाहिए, सदिश राशि किसे कहते हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है आपकी। वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो अब बताइए क्या होना चाहिए इसमें आंसर। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सबसे पहले आपको यहाँ समझना है, जो सदिश राशि होती है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जैसे आपका होता है आपका ये विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया, बल हो गया, वेग यानी वेलोसिटी हो गया, फिर आपका क्या हो गया त्वरण यानी एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, संवेग हो गया आपका। ये सब कौन सी क्वांटिटी है? ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में से तो ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिखा है ऊर्जा, तो ऊर्जा आपकी कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है। ठीक है, तो ये सदिश राशि नहीं है, तो ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। गतिज ऊर्जा आपकी सदिश राशि नहीं है। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग कि स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कमेंट करिए बताइए स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये स्क्रू पर ही कार्य करता है। ठीक है, ये स्क्रू इसमें थ्रेड कटी होती है, इसके सहायता से ये अप डाउन कर लेता है। ठीक है, तो इसमें लोअर बेयर कॉन्टैक्ट बनता है, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्रू पेंच। चलिए नेक्स्ट बताइए कि 0.01 मिमी कितने माइक्रोन के बराबर होता है? आंसर करिए बताइए, तो बताइए जल्दी क्या होना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि 0.01 मिमी कितने माइक्रोन के बराबर होता है, ये आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो यह आपसे पूछ के आ रहा है कि कितने माइक्रोन के बराबर होता है, मतलब इसको आपको माइक्रोन में पूछ रहा है। सबसे पहले हमें जानना होता है कि एक मिलीमीटर बराबर क्या होता है। तो एक मिलीमीटर बराबर होता है आपका 10 के पावर -3 मीटर। ठीक है, और एक माइक्रोमीटर बराबर होता है आपका, ठीक है, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, तो पूछा है कि 0.01 मिमी। ठीक है, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करिए तो देखिए कितना होता है। ठीक है, तो एक मिमी बराबर होता है 10 के पावर -3 मीटर। ठीक है, तो इतने मतलब 0.01 में कितना मिमी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 01 इंटू, ठीक है, इंटू 10⁻³ -3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3, ये आपका कन्वर्ट हो गया मीटर में।
अब मीटर को फिर से बोल रहा है कि माइक्रोन में कन्वर्ट करिए, तो 1 माइक्रोन बराबर हमारा होता है 10 की पावर -6। तो यहाँ से इसको मीटर से हम माइक्रोन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से 10 की पावर 6 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 10 में से 3 गया 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो 10 माइक्रोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा है आपका बी, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 माइक्रोन। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? कमेंट करिए, बताइए जल्दी। दूरी का होता है, समय का होता है, द्रव्यमान का होता है, या फिर ज्योति तीव्रता का होता है? राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट बताइए, कौन सा? लीटर किस पद्धति का मात्रक है? बताइए, मीट्री है, एमकेएस है, ब्रिटिश है, या फिर इंडियन का है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मीट्री पद्धति का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है किसमें? सीरीज सिस्टम में, एपीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, या फिर एमकेएस सिस्टम में? कमेंट करिए, बताइए। हाँ, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। केल्विन किस राशि का मात्रक है? केल्विन किसकी यूनिट है, बताइए। विद्युत धारा का, ताप का, ज्योति तीव्रता का, या फिर उष्मा का? ओके, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये टेम्परेचर का मात्रक होता है केल्विन, ताप का। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग कि एक बालू के कण की त्रिज्या 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर है। इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्राम में कितनी होगी? तो देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले समझेंगे एक एंगस्ट्राम बराबर होता कितना है। तो एक एंगस्ट्राम बराबर आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो पूछा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर में कितने एंगस्ट्राम होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 मीटर बराबर आपका कितना हो जाएगा 10⁻10 एंगस्ट्राम, ठीक है। तो पूछा है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ में कितने होंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻10, यहाँ से हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻6, ठीक है, एंगस्ट्राम। तो कौन सा आंसर आपका सही है? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1.6 गुणे 10⁻6 एंगस्ट्राम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए कि 1 मिनट में माइक्रोसेकंड कितने होते हैं? कमेंट करिए और बताइए कितने सेकंड होते हैं। देखिए, इसको लगाएंगे कैसे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक माइक्रो सेकेंड बराबर कितने सेकंड होते हैं, ठीक है। एक माइक्रो सेकेंड बराबर आपका होता है, जहां माइक्रो लग गया, ठीक है, तो वहां पे 6 से -6 का पावर ही होगा, ठीक है। तो एक माइक्रो सेकेंड बराबर होगा 10 के पावर -6 सेकेंड, ठीक है। तो पूछा है आपको कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होंगे। तो यहाँ से सबसे पहले 1 सेकेंड की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 सेकेंड में आपके कितने माइक्रो सेकेंड होंगे, 10 के पावर 6 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में आपके कितने माइक्रो सेकेंड होंगे, तो 10 के पावर 6 इतना माइक्रो सेकेंड होगा। तो यहाँ से पूछा है 1 मिनट में कितने होंगे, ठीक है। तो 1 मिनट में सबसे पहले समझिए कितने मिनट होते हैं, सॉरी कितने सेकेंड होते हैं। तो 1 मिनट आपका बराबर होता है कितने के, 60 सेकेंड के। 60 सेकेंड के बराबर होता है।
तो 1 मिनट कितने बराबर हो गया आपके 60 सेकंड के, ठीक है, 60 सेकंड के बराबर हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 60 सेकंड इंटू वहाँ पे वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं, तो 10 के पावर 6 होते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे, 6 × 10⁻⁷, 6 × 10⁻7, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 × 10⁻7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रभाव किस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन है आपके उनके द्रव्यमान पर, ऊष्मा की मात्रा पर, उनके तापांतर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होना चाहिए, आंसर करिए फ्रेंड्स, बताइए क्या होना चाहिए इसमें। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उनके टेम्परेचर डिफरेंस पे ही डिपेंड करता है। जिधर टेम्परेचर कम रहेगा उधर ही की तरफ हीट फ्लो होता है। आपने वो एग्जाम्पल देखा होगा कि किसी भी लोहे या फिर कॉपर की रॉड को एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। तो उसमें हमेशा लोअर की तरफ से हायर की तरफ से लोअर की तरफ बहती है, ठीक है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए क्या होना चाहिए। हिम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर 240 केल्विन है, इसका ताप सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। आंसर करिए और बताइए क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में आपको निकालना है, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड निकालने के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 273 में से 240 को घटा लेंगे तो आपका आएगा कितना, -33, ठीक है, -33 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए ये वाला, C/5 = F-32/9 बराबर R/5 K -273/5, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे C आपका डिग्री सेल्सियस, F मतलब आपका फॉरेनहाइट है, R आपका र्यूमर स्केल है, K आपका केल्विन है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप कंपैरिजन करके किसी भी टेम्परेचर के यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी पर आवेश कितने प्रकार के पाए जाते हैं। आंसर करिए और बताइए क्या होना चाहिए आंसर। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता है आवेश हमेशा दो ही प्रकार के होते हैं। एक आपका पॉजिटिव होता है और दूसरा आपका कौन सा होता है, निगेटिव होता है। धनायन और ऋणायन दो ही टाइप के आवेश होते हैं यूनिवर्स में, ठीक है। हाँ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, आवेशन की क्रिया में हस्तांतरण होता है किसका। कमेंट करिए और बताइए क्या होना चाहिए आंसर। चार्जिंग में होता क्या है, बिल्कुल सही। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग बताइए क्या होना चाहिए कि एक तत्व के परमाणु में नाभिक कितने हैं, 12 न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन कितने हैं उसमें, 11 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कमेंट करिए और बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होने वाली है। बिल्कुल सही, ए 11 होगी, क्योंकि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सब आपके कितने होते हैं, बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि परमाणु क्रमांक, ठीक है, जेड परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि प्रोटॉन कितने हैं, 11 हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और उसका परमाणु क्रमांक भी 11 ही होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है ए, ठीक है, एटॉमिक नंबर, वो बराबर होती है आपके प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के। ये भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन बताइए, धातुओं में विद्युत चालन किसके कारण होता है? मैंने इलेक्ट्रिसिटी में बताया हुआ था कि किसी भी कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, तो किसके कारण होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये फ्लो होती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस डायरेक्शन में, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होती है, ठीक है, करंट उसमें फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बताइए, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्ती रहेगी या फिर इसमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, घट जाएगी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, आपको पता है प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? वो निगेटिव होता है। तो प्लस माइनस जब भी दिखेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को पास में खींचेंगे। जब एक दूसरे को पास में खींचेंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, मतलब ये रनिंग की कंडीशन में आ रहे हैं, स्टैटिक नहीं रह गए, ठीक है। तो क्या होगा आपका जो स्थितिज ऊर्जा है वो घट जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, सिलिकॉन क्या है निम्न में से? कमेंट करिए और बताइए सिलिकॉन क्या है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये क्या है? एक सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर का मतलब होता है कि इसमें से जो करंट का फ्लो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। एक तो आपका होता है कुचालक, ठीक है, फिर एक होता है चालक, और जो बीच वाला है वो आपका क्या कौन सा है? सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक। तो एक सबसे ज़्यादा वाला होता है वो सुपर कंडक्टर होता है, ठीक है, अर्धचालक। तो इतने टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसमें से अर्धचालक में से छोटी मोटी धारा जो है थोड़ा बहुत बहती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें? आपका अर्धचालक है सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि एन प्रकार का अर्धचालक कैसा होता है? ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदासीन होता है। एन प्रकार का अर्धचालक उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए कि एक तार में 2 मिली सेकंड में 400 माइक्रोकुलाम का आवेश गुजरता है, तो धारक का औसत मान क्या होगा? कमेंट करिए और बताइए क्या होना चाहिए आंसर। ओके, देखिए यहाँ पे दिया क्या है कि 2 मिली सेकंड में, ठीक है, सेकंड दिया है लेकिन मिली में दिया है, तो सबसे पहले इसको सेकंड को सेकंड में ही बदलिए, ठीक है। तो टाइम क्या है आपका? 2 मिली सेकंड, तो टी इक्वल्स टू 2 मिली सेकंड, ठीक है भाई। तो मिली सेकंड दिया है, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 2 × 10⁻³ इतना आपका क्या हो जाएगा? सेकंड, ठीक है। 400 माइक्रो कुलाम आवेश गुजरता है, क्यू की वैल्यू दिया है चार्ज, यानी आवेश का मात्रा दिया है 400 माइक्रो कुलाम, ठीक है। तो माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलना है, तो क्या करेंगे? माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे। अब पूछा है कि धारा का औसत मान क्या होगा, तो आई इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है क्यू अपॉन टी। आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है? 400 × 10⁻³ कितना? -6 बटा समय की वैल्यू कितना दिया है आपका? 2 × 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? आई इक्वल टू यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका? 200, ठीक है, 200, और यहाँ से -3 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 10⁻³ बचेगा। तो यहाँ पे ऊपर देख लिए थोड़ा सा, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 × 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आई इक्वल टू 0.2, ठीक है, 0.2 एम्पियर। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए विद्युत लेपन में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 3600 कूलाम आवेश का प्रवाह हुआ, तो विद्युत लेपन में लगा समय कितना होगा?
टी की वैल्यू पूछा है आपसे, आई की वैल्यू दे रखा है 10 एम्पियर, गुलाम कितना दिया है यानी आवेश दिया है, तो कितना दिया है 36,000, ठीक है भाई, 36,000 गुलाम दिया है आवेश। तो पूछा कितना है कि विद्युत लेपन में लगा समय, आई क्वेश्चन हमारा फार्मूला होता है क्यू अपॉन टी, ठीक है। यहाँ से टी की वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग, टी क्वेश्चन हो जाएगा क्यू अपॉन आई, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे है 36,000, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 10 एम्पियर, तो जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से आई क्वेश्चन कितना हो जाएगा आपका 3600, इतना क्या सेकेंड। अब 3600 सेकेंड को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में करेंगे तो 60 से गुणा, और घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 60 से गुणा, 3600, 3600 से 3600 कट जाएगा, आई तो टी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा समय हमारा लगेगा। तो कौन सा डी, हाँ डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा। अगला क्वेश्चन है, देखिए और बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। दिया है कि एक सोने का तार विशिष्ट प्रतिरोध पी है, सॉरी रो है, जब इसकी लंबाई 2 गुनी बढ़ा दी जाती है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध, लंबाई और क्षेत्रफल, इन 3 चीजों में आपको संबंध पता होना चाहिए। रो, आर, एल और ए, इन 3 चीजों में एक संबंध होता है। रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल, ठीक है, रो इक्वल टू होता है आपका आर ए अपॉन एल। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग जो लंबाई होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यदि इसे दुगना करोगे तो ये 1 गुना ही हो जाएगा, ठीक है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा रो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए पसंद और हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तो आप बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।